वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। एक और कॉन्स्टिट्यूंसी, बल्कि दो और कॉन्स्टिट्यूंसीज आज हम डिस्कस करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड गोंदल साहब भी मौजूद है। आज हम खुद यहाँ पर आ गए हैं गोंदल साहब के साथ। कल हमने लाहौर की ही कॉन्स्टिट्यूंसी पर जब डिस्कस किया था तो गोंदल साहब लाहौर में मौजूद थे। आज हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं और हल्का है NA 127। कराची से हमारे ब्यूरो हेड इम्तियाज़ चांडियो साहब मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे NA 247 कराची के बारे में, जहां से अगेन हाइलाइट्स हैं दोनों हलकों की कि लाहौर के हलके से मरियम नवाज साहबा कॉन्टेस्ट कर रही हैं और कराची के हलके से इमरान खान साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सो स्टार स्टडेड कॉन्स्टिट्यूंसीज आप कह सकते हैं इनको। जो हाई लेवल के पॉलिटिकल स्टार्स हैं वो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में मौजूद हैं। इस वक्त हम खुद, जैसे कि मैंने कहा, NA 127 में मौजूद हैं और ये हल्का फिर अगेन लास्ट टाइम यहाँ से PMLN जीती थी। इस दफ़ा मरियम नवाज साहिबा पहली दफ़ा यहाँ से कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। पहले ख्याल था कि वो NA 125 से कॉन्टेस्ट करेंगी, जहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा ने कॉन्टेस्ट किया था अगेंस्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद, मगर अब जब फाइनलाइज हुआ तो ये हल्का जो कि परवेज़ मलिक साहब का होता था, अब मरियम नवाज साहिबा यहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगी। परवेज़ मलिक साहब एक और हल्के से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। मुकाबले में उनके PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इतने ज़्यादा उनका नाम जो है नोन नहीं है, लेकिन कैंपेन वो ज़रूर चला रहे हैं अपनी। गोंदल साहब से इस हवाले से हम तफसीलन पूछेंगे, बट आई स्टार्ट विद यू मुसद्दिक मलिक साहब। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर हमने देखा, हम समझते हैं ये एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि मरियम नवाज साहिबा की एक टीम है, ऑफिशियल तो नहीं पर एक टीम है जिसमें आप शामिल हैं। सो इसीलिए हम आपको इस हल्के में देखते हैं। मैं तो समझता हूँ ऑफिशियल है, इसमें अनऑफिशियल क्या है, ऐसी क्या बात है। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ये मरियम नवाज की टीम है। आप इस गली मोहल्ले में जहाँ भी जाएंगी, जो दरवाज़ा खटखटाएंगी, जिस जगह पे बेल बजाएंगी, अंदर से मरियम नवाज की टीम निकल आएगी। दोनों आपने हलकों का जिक्र किया, ये बात ठीक है आपकी कि वो स्टार स्टडेड हैं, मगर एक स्टार क्रिकेट के हैं और एक सियासत। पॉलिटिक्स की मान लेना आप उनको। इमरान खान साहब मरियम साहिबा से ज्यादा लंबे अरसे आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना ये लोग तो आपकी बात नहीं मान रहे। नून लीग के ऑफिस में हम खड़े हुए हैं, अब ये नून लीग के ऑफिस में तो आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट, नॉट दैट आई एम कॉलिंग PTI डेविल एट ऑल, लेकिन टू बी बिकॉज यहाँ PTI का इससे कोई मौजूद नहीं है। लेकिन ये कि फॉर श्योर आप ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहब ने कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चलाई थी NA 12 की, उनको बड़ा खराज तहसीन भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा उधर से क्यों नहीं कॉन्टेस्ट? देखिए, पहली बात तो ये कि वो आपसे फ्रॉइडियन स्लिप हो गई, आपने डेविल तो कह ही दिया, हक अदा कर दिया आपने हमारे दफ्तर में आने का। लेकिन दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज को आप जिस मर्जी हल्के से लड़ा दें, मरियम नवाज का कोई एक हल्का है, वो जब जाके उन्होंने पैर लगाया, वो क्या कौन सी जगह, मैं उसका नाम भी नहीं मुझे याद पड़ रहा, वो जहाँ पैर लगाती 70,000 लोग सड़क के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। आप अपनी पसंद से अगले इलेक्शन में, अब तो हम कागजात जमा करवा चुके हैं, आपको अगर 127 नहीं पसंद, 125 नहीं पसंद, 102 नहीं पसंद, 3 नहीं पसंद, आप कुर्रा डाल के निकाल लें कोई कागज़ और हमें बताएं कि इस हल्के से इलेक्शन, और इमरान खान को कहिए फिर उधर आके। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया? वजह इससे पहले बिलाल यासीन साहब वहाँ पे करते थे। लाहौर की तमाम सीट्स इसी तरह हैं, किसी की कोई मलकियत नहीं है, पार्टी का शहर है, पार्टी की मलकियत है, जिसको पार्टी जहाँ से कहती है वहाँ से वो इलेक्शन लड़ लेता है। अभी ये ख्वाजा साहब से आप बात करेंगी, ख्वाजा साहब लाहौर के 2-3 हल्कों से जीते हुए हैं, वजीर रहे हुए हैं। अभी भी आप आज अगर इजाज़त दे और आप फैसला कर लें कि ख्वाजा साहब ने किसी और, जिस जगह पे आप लाहौर में उंगली रखेंगी वहाँ से ये इलेक्शन आपको जीत के दिखाएंगे। लाहौर में वोट नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, लाहौर में वोट शेर का है। आप जिस जगह पे उंगली रखेंगे, इस बच्चे से पूछ ले किसको वोट, किसका वोट? नून लीग क्या? आज दे। अच्छा, अगर इजाजत दे, अगर इजाजत, ये वाला बच्चा एक्साइटेड है, शेर। अच्छा ठीक है, आप बड़े एक्साइटेड हैं एंड आई एम हैप्पी टू सी यू एक्साइटेड। अच्छी बात है, कैंपेन का माहौल फील हो रहा है। लेकिन गोंदल साहब की बातें, वो आपको थोड़ी सी खरी खरी बातें सुनाएंगे। गोंदल साहब, आप सारे ब्यूरो हेड हैं, लाहौर को आप देख भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ है, मगर कॉन्फिडेंस हक पे जाना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर NA 127 की बात की जाए तो मलिक साहब जो है वो हक बजानब हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं। ये वो हल्का है कि जहाँ से मुल्तान से जावेद हाशमी साहब को लाया गया, कैंडिडेट खड़ा किया गया, वो उन्होंने हल्का विज़िट भी नहीं किया और वो यहाँ से जीत गए थे। और कुछ इसका बैकग्राउंड ये भी है कि परवेज़ मलिक साहब का भी हल्का है, शुजाउर रहमान साहब होते थे, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब उनके साहबजादे हैं, उनका भी ये इलाका है।
और मैं ये समझता हूँ कि गो मेरी राय अमूमन जो है वो आम लोगों से हट के होती है। मैं मुस्लिम लीग की हिमायत कम ही करता हूँ क्योंकि हुकूमत में जो उसकी हिमायत करना साफ़ी का काम नहीं है, लेकिन इस हल्के की हद तक इनका कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे ख्याल में हक बजानब है। So you also think कि यहाँ पे लग रहा है कि नून लीग की विक्ट्री है इस हल्के में मरियम नवाज साहिबा की? देखिए, एक तो मरियम नवाज साहिबा की अपनी शख्सियत है, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। उन्होंने जिस तरह जो है वो अपने वालिद का साथ दिया, इससे पहले जो है उनकी वालदा ने, जब परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो उनकी वालदा जिस तरह मैदान में आई थी उसी तरह मरियम नवाज साहिबा मैदान में आई। उनके ख्यालात से मैं इत्तफाक नहीं कर सकता, उनकी सोच से मैं इत्तफाक नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने वालिद का साथ दिया और वो लोगों को नज़र आ रहा है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि पीटीआई को उनके मद्दे मुकाबल कोई मुनासिब मेरा ख्याल है कैंडिडेट नहीं मिला कि जिसको लोग तवज्जो दें या वो जो पॉपुलर हो या कुछ वोट हासिल कर सके। आपने जमशेद इकबाल चीमा यहाँ से कॉन्टेस्ट करें, हमने कोशिश की थी उनसे रब्ता करने की, गोंदल साहब ने की थी, बट वो बिजी हैं शायद। जी, वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं और वो कहीं और मसरूफ़ हैं, उनके पास जो है वो अभी वक्त नहीं था हमारे लिए। तो इसलिए अगर किसी को शिकवा हो कि पीटीआई के मेंबर क्यों नहीं है, इसकी वजह यह है कल एक अहम फैसला भी आने जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने पहले कैंपेन जिससे हमने कहा कि अच्छी चलाई थी, इस दफ़ा वो नहीं मौजूद हैं और फैसले का भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसका असर होगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि गोंदल साहब ने जो गुफ्तगू की कि यहाँ पे मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिला, जहाँ पे मरियम नवाज़ आ जाएंगी वहाँ पे गैर मुनासिब हो जाएगा दूसरा कैंडिडेट। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है और दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस जगह पे ख्वाजा साहब जाएंगे, जिस जगह पे मरियम जाएंगी, वहाँ पे दूसरा कैंडिडेट नामुनासिब हो जाएगा। ये शेर का शहर है, ये शेर का शहर रहेगा और 25 तारीख को अवाम आपको फैसला देंगे। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, शेर का जो शहर था वो डूब भी गया था, ये भी याद करना चाहिए। देखें मैं तो देखें अभी कश्ती में आ रहा है शेर, खुद ही गोंदल साहब ने, अभी जब शेर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने परसों क्या कहा है, यही कहा है ना कि आपने 2 साल हो गए आपको ट्रायल चलाते, 1 साल हो गया रोज़ आपने नैब का मुकदमा चलाया है, एक कागज़ आप पेश नहीं कर सके जो उनकी मलकियत साबित कर सके, ना पैनमा के अंदर उनका नाम निकला, ना कोई आप कागज़ मलकियत का पेश कर सके, ना कोई आप अटर्नी का कागज़ पेश कर सके, ना आप बेनिफिशियल ओनर का कागज़ पेश कर सके, ना आप कोई कागज़ दिखा सके जिससे यह साबित हो कि उन्होंने आज तक कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है इन प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक, ना कोई बैंक का कागज़ दिखा सके कि उन्होंने कभी लोन अप्लाई किया, कोई मॉर्गेज दी, किसी जगह पे उनका नाम नहीं है। अगर इसके बावजूद आपने उनको सज़ा देनी है तो उन्होंने कहा मैं शरीक हयात जो ज़िंदगी और मौत अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए कि कश्मकश में हैं इस वक्त, मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और फिर सज़ा सुनाओ। इन तमाम आंखों में आंखों नहीं कहा था, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मकसद यही है कि मैं खड़ा होके वहाँ पे ये सजा सुन। पता है फैसला क्या? जी हमें नहीं मालूम, ये तो आप मैं तो आपसे पूछने वाला था। हमें तो ये पता है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, अब आप ये बताइए कि फैसला क्या आ रहा है। नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे आए तो लाइट नहीं आ रही थी, यहाँ पर बत्ती नहीं आ रही थी, बिजली नहीं आ रही थी। आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि फिर मुझे पता है आपने जाना है, आप इसे वो यहाँ पे, जब तक आप यहाँ पर मैं यहाँ पर। थैंक यू। जो एनर्जी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी नवाज शरीफ साहब ने, आपने प्रेजेंटेशन दी थी, डू यू रिमेंबर? जी मुझे बड़ी हुकूमत ली थी, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, फर्स्ट टाइम वो पूरी प्रेजेंटेशन दी गई थी। क्या हम कह सकते हैं कि पूरा अमल हो गया? लोड शेडिंग तो अभी भी हो। देखिए बात यह है कि ये सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये नून लीग के भी। आप इस मोहल्ले में जहाँ मर्जी जाइए, इस पूरे हल्के में जहाँ मर्जी जाइए, पूरे शहर में जहाँ मर्जी जाइए और बेल बजाएं और लोगों से पूछे 2013 में इधर क्या हो रहा था। ये सब यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया। इस शहर के अंदर 12 घंटे लोड शेडिंग, 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। इन हलकों में किसी बंदे से पूछ लीजिए 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये हमारे एग्री, लेकिन वादा क्या था उस कॉन्फ्रेंस में? यू वर देयर। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जरा लाहौर से बाहर निकलें 10 मील किसी भी डायरेक्शन में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। 20-30 मील दूर जाएं तो 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। मैंने एक मीटिंग में खुद कहा था कि जब 18 घंटे लोड शेडिंग है तो बेटा इसको बंद ही कर दो,
अगर नहीं भी होगी बिजली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 4-6 घंटे जो बिजली दे रहे हो। आज ऐसा माहौल किसी को पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है, किसी जगह पे 1-8 घंटा लोड शेडिंग हो जाती है, बाज़ दफ़ा ट्रांसफार्मर्स ट्रिप कर जाते हैं, बाज़ मरतबा हमारी 3000 मेगावाट बिजली कम है जो पानी की वजह से कम पैदा हो रही थी। मगर आपको ये मालूम है कि पिछले महीने अगर आप 2013 की प्रेजेंटेशन आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि 14,000, 15,000, 14,500 से ऊपर जाती थी तो बिजली पैदा नहीं होती थी। हमने 21,000 मेगावाट, 20,700 मेगावाट गुजारे हैं पिछले महीने, ये महीना शुरू होने से पहले गुजारे हैं। पैदा किए हैं 21,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन लाइनों से गुजारे हैं 21,000 मेगावाट, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों के घरों तक 21,000 मेगावाट, कहीं से आए हैं तो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और अगर आपको शक है तो मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स गिनवा देता हूं। 3600 मेगावाट इस वक्त लाहौर में लगे हुए हैं सिर्फ LNG के। साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट है 1320 मेगावाट का। पोर्ट कासिम के अंदर प्लांट लगा हुआ है 1320 मेगावाट का। 700 मेगावाट जो है वो गुड्डू 747। आई नो गोंदल साहब इस पे जरूर मैं तो हमें वक्फे की तरफ जाना पड़ा है, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। आई नो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके मीटरों ने दिखा दिया कि 21,000 मेगावाट बिजली गुजरी, 10,000 मेगावाट हमने ऐड की। मैं अभी आपको 10,000 मेगावाट का हिसाब दे देता हूँ। हाँ, आफ्टर ब्रेक एंड गोदल साहब जो आप इस पे कहना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ इमरान लगाई साहब भी मौजूद है राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन टुनाइट इज फेयर। एंड वेलकम बैक। मरियम नवाज यहाँ से कॉन्टेस्ट करी हैं जिस हल्के में हम मौजूद हैं, उनके मद्दे मुकाबिल जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त, हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्रोग्राम। जमशेद साहब बड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं आपके मद्दे मुकाबिल, आप मुकाबला कर लेंगे, जीत सकेंगे? देखिए मैं बहुत ज़्यादा पर उम्मीद हूँ कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मरियम नाहल ना हो, मरियम को सजा ना हो, पहले अवामी अदालत से हो फिर उसको सजा हो, क्योंकि मरियम नवाज का जो इमेज है इस वक्त, डिस्टार्टेड इमेज है उसका। मरियम नवाज आप कह लें कि इस वक्त उनकी पहचान ये है कि दुनिया के सबसे करप्ट इंसान की बेटी है वो, 2 मफरूर भाइयों की बहन है वो, और अपना उनका किरदार ये है कि वो झूठ बोलती हैं। उनके आप कह लें बात हो उनकी प्रॉपर्टी की, बात हो उनकी कैलिबरी फंड की, बात हो उनकी मनी ट्रेल की, बात हो उनकी आप कह लें कि कतरी खत की। ओवरऑल मरियम नवाज एक झूठ बोलने वाली करप्ट औरत के तौर पर, और फिर अपने मुल्क के अदारों पे हमला करने वाली औरत, वो सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे और अपने मुल्क की आर्मी पे हमले करती हैं, उन्हें दहशतगर्दी मुलव्वस बताती हैं, और दुनिया के लिए ये ग्राउंड। जमशेद साहब ये तमाम बातें तो आपने मरियम साहबा के बारे में की है ना, आप अपनी भी क्रेडेंशियल्स बताएं या कोई वजह बताएं कि लोग आपको वोट क्यों डालें। नहीं है फैसला आज की डेट में पीटीआई 11 हल्के 14 में से जीत रही है लाहौर में, आज की डेट में। कल की बात तो डिफरेंट कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं लाहौर का। आज की डेट में लिखे मेरी बात नोट करें, रिकॉर्ड तो हो रही है, 11 हल्के हम जीत रहे हैं आज की डेट में लाहौर में 14 से थे। और कल अगर ये फैसला आता है तो फिर आप फिर 13 जीते या 12 जीते, ये मतलब ये डेफिनेटली 2 हल्कों का 1 या 2 हल्कों का फर्क और पड़ जाएगा। आज की डेट में मुस्लिम लीग 11 हल्कों से हार रही है। जिस बंदे के पास, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पारल ग्राउंड नहीं है, पारल ग्राउंड में फिर कैसे जीत सकेगी? तो नवाज शरीफ होने में, एस्टैब्लिश होने में किसको डाउट है? राइट ख्वाजा इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा पेशेंटली हमारा वेट किया। फॉर्मर MPA भी हैं, दोबारा कॉन्टेस्ट करें MPA की सीट के लिए, और कैंपेन आप भी मोस्टली रन करें इस हल्के से, क्योंकि मरियम साहब तो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है अपने साथियों के साथ। सो थैंक यू सो मच। अभी जमशेद साहब का ख्याल ये है कि 11 सीटों पे हार रही है नून लीग लाहौर में। वो कहते हैं कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गई है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बहरहाल ग्राउंड रियलिटी जो है ये है कि इस वक्त रात है, और अगर जमशेद साहब कहें कि इस वक्त दिन है तो हम तो बहरहाल नहीं मान सकते। आप सर्वे कर लें, और आप जिस मर्जी, जैसे मुसद्दक भाई ने कहा कि जिस मर्जी घर का दरवाज़ा नॉक कर दें, ये वो हल्का है जावेद हाशमी जेल में थे और वो कैंपेन में नहीं आए,
उनके स्टिकर, पोस्टर, बैनर्स उस तरह से नजर नहीं आए, लेकिन इस हल्के वालों ने मियां नवाज शरीफ का चेहरा देखा, शेर का निशान देखा और वोटों के अंबार लगा दिए। और ये वो हल्का है जहां मलिक परवेज इलेक्शन लड़ते हैं जो नवाज शरीफ के कारकुन हैं, और मलिक परवेज इलेक्शन लड़ते हैं और लाहौर के टॉप वोट लेते हैं। और अब इस हल्के को इतनी खुशी है कि कायद की बेटी, हमारी बहन, जो डेफिनेटली इस वक्त PMLN की मकबूल तरीन लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं तो इस हल्के के लोगों की खुशी दीदनी है। और अभी फ्रिया जो आपने कहा कि मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, यकीन करें कि कैंपेन ये लोग रन कर रहे हैं। कैंपेन इस हल्के का वर्कर, कारकुन, इस हल्के की बूढ़ी, जवान, माँ सब रन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरा ये 3rd इलेक्शन है और मुझे इस हल्के में जो है वो उतारा गया और भेजा गया है। इस हल्के से पहले चोरी शहबाज साहब MPA थे, मलिक परवेज MNA थे, 7 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाऊ अख्तर साहब MPA थे और रिकॉर्ड वोट उन्होंने भी लिए थे और रिकॉर्ड तरक्याती काम इस हल्के में हुए हैं। और अल्लाह के मसलन क्या, क्योंकि जब मैंने लोगों से पूछा तो पानी का मसला अभी भी लोग बताते हैं कि है, एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स के मसले भी लोग बताते हैं। अगर आप हमें बता सकें कि क्या क्या काम हुए हैं। यहाँ जिस हल्के में, जिस चाइना स्कीम में आप खड़े हैं, ये वो हल्का था कि जहाँ पर शायद लोग गुजरते भी नहीं थे आज से चंद साल पहले, लेकिन आज इस चाइना स्कीम इतनी डेवलप हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी मिसाल नहीं है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज बना, यहाँ बॉयज़ कॉलेज बना, यहाँ टेफ्टा इंस्टीट्यूशन बना, यहाँ अंडरपासिस बने और मॉडल बाजार बने और पार्क बने। आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख लें, सामने आप जाएंगे इतना बेहतरीन लेडीज पार्क मौजूद है। और इस हल्के को एजुकेशन के हवाले से मलिक परवेज साहब ने, चोरी शहबाज साहब ने, बाकी दोस्तों ने बेपनाह फोकस किया और ये कोई कहने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहां तक आपने साफ पानी की बात की, साफ पानी के मामले में जितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे इस दौर में लगे हैं उसकी भी जो है वो लीडर शहबाज साहब कहते हैं कि मैं साफ पानी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर सका। अब यही अगर मैं क्या बस करूं, अगर यही साफ पानी तो सब बड़ा कंट्रोवर्शियल कहता ना, उसमें तो पेश बना है कि वो हमने उसका तमाम जो इस वक्त इशू बना हुआ है ये हमने डिटेक्ट किया था। ये पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ये सारा मामला पकड़ा था, ये किसी ने नहीं पकड़ा था, ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद इन्वेस्टिगेट कराया था। आज वो लोग जो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, मैं दावे से कहता हूँ फ्रिया, मैं KP गया, जब वहाँ डेंगू आया, मैं वहाँ हेल्थ का मिनिस्टर पंजाब का था, मैं KP का मिनिस्टर नहीं था, लेकिन जब मैं KP गया लाशें गिर रही थी, लोगों के बच्चे मर रहे थे, मैंने KP के हेल्थ मिनिस्टर की मिन्नतें की कि खुदा के वास्ते ये आपके लोग हैं, आ जाए हमसे मदद ले लें या इनकी मदद कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो शादी अटेंड करने आया हूँ इमरान खान साहब के साथ, मेरे पास तो वक्त नहीं है। जब हाल इनका ये है, काम ये करते कोई नहीं, और ये ऐसे ओपोनेंट हैं हमारे कि ये अपनी कारकर्दगी से वोट नहीं लेना चाहते, ये मुहालिफ को गंदा करके, मुहालिफ पर इल्ज़ाम लगा के और मुहालिफ की किरदार कुशी करके वोट लेना चाहते हैं। वोट खिदमत से मिलते हैं, खिदमत करना सीखें, जो शायद ये नहीं कर सकते। और ख़ासकर मैं चीमा साहब जो हैं वो मेरे बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक वास्ता रहा है, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी अग्रेसिव हो गई है। तो इलेक्शन को कबायली जंग नहीं होती, अपनी लैंग्वेज में एहतराम का तासुर बहरहाल रखना चाहिए। हम भी बहुत सारी बातें करते हैं, PMLN भी तो एहतराम वैसे होना चाहिए। आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक है। कहता हूं कि इस मुल्क में जो हेट पॉलिटिक्स थी PMLN और PPP के दरमियान, वो नवाज शरीफ साहब और मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खत्म की थी, लेकिन खान साहब बड़े अदब से अर्ज करूं दोबारा हेट पॉलिटिक्स को लेकर आए हैं। जो फेसबुक के गाली गलोच का कल्चर है ये खान साहब को क्रेडिट जाता है। ये जो शऊर के नाम पे बदतमीजी उन्होंने दी है ये खान साहब को क्रेडिट जाता है। पर्सनल अटैक्स भी हुए हैं, फॉर्मर वाइफ्स भी आई हैं, ये सब का बात को आप मानेंगे कि हमें इस मुल्क में प्यार की जरूरत है, हमें लोगों को जोड़ने की जरूरत है, हमें लोगों को भाई बनाने की जरूरत है, ना कि हमें लोगों को डिवाइड करने की जरूरत है। तो बहरहाल वापस हल्के की पॉलिटिक्स पे आते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मैं कोई तकब्बुर की बात नहीं करता। इस हल्का से अल्लाह के फजल करम से ऐसी रिकॉर्ड लीड होगी इंशाल्लाह ताला PMLN के शेयर की कि शायद चीमा साहब सोच भी नहीं सकते और वो करीब भी नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। कॉन्फिडेंस ओजिंग आउट, हमें बड़ा उन्होंने अपनी कैंपेन के बारे में तो बताई और जीत की प्रेडिक्शन भी कर दिया, जो कि पहले गोंदल साहब भी कर चुके। आई नो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं एंड मुसद्दिक साहब अभी यहीं पर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सी नजर हमें इजाजत दें तो कराची के हल्के पे भी डाल लेते हैं। NA247 इमरान खान साहब तो चले हाईलाइट होकर कॉन्टेस्ट करें, और भी बड़े लोग हैं। फौजिया कसूरी साहिबा यहाँ से कॉन्टेस्ट करी हैं PSP के टिकट पर, उसके अलावा दीगर और बड़े अहम लोग हैं इस यहाँ से जो कॉन्टेस्ट करें। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया जी। देखिए मेरा हल्का जो है NA247 है, ये बहुत बड़ा हल्का। आई थिंक फौजिया कसूरी साहिबा को हमने लाइन पे लिया है।
ओके, हम NF बहुत शुक्रिया जी, 247 के देखिए बारे में मेरा आपको हल्का रिपोर्ट जो है दिखाना NF चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो रहा है। आई थिंक वी आर गोइंग टू लीव दिस। जिस वक्त हमारे प्रोड्यूसर साहब कर सकें इस मामले को हल, फौजिया कसूरी साहिबा को इस वक्त हमने हमें ज्वाइन किया है। वेरी वार्म वेलकम ऑन द प्रोग्राम। आपको कैसा लग रहा है कॉन्टेस्ट करना? आपके पुराने लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया जी, देखिए मेरा हल्का जो है NA 247 है, ये बहुत बड़ा हल्का है और इनफैक्ट ये कराची का एक मेजर हल्का है क्योंकि इसके अंदर कोई 5.5 लाख से ज्यादा वोट्स हैं। लोगों का तस्वुर ये होता है कि जैसे क्रिप्टन और डिफेंस के ये हल्का है, नहीं जी ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है जो कि फैली हुई है सारे शहर के अंदर, सदर, मेन सदर, कारादर, मीठादर, रेलवे लाइन, रिजर्व कॉलोनी, यानी ज्यादातर गरीब हल्के हैं इसके अंदर जो आते हैं। बंस रोड, आप यकीन जानिए कि मैं जहाँ जाती हूँ लोगों की इतने दुख और परेशानियां हैं और सबसे बड़ा सबसे मेजर जो इशू लोगों का है वो हर आदमी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। मैं समझती हूँ ये इतनी ज्यादती है कि जो इनके रह के गए हैं MNA या इनके MPs जो रह के गए हैं 5 साल के अंदर, वो कोई इनके मसले मसाइल तो हल तो क्या करते, वो तो जब करते जब वो इनके हल्के में लौट के वापस आते। ये इतना एक जुल्म है कि इलेक्शन जीत के इस्लामाबाद चले जाते हैं, पहाड़ियों में बैठते हैं, उसके बाद अपने हल्के में तो कभी लौट के जाते नहीं है। हेलीकॉप्टर्स में घूमना, लैपटॉप ले लेके फिरना, ये नहीं है अवाम के मसाइल का हल भाई। मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज शाम के 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हल्के के किसी ना किसी यूसी के अंदर किसी ना किसी हिस्से में होती हूँ, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल सुन रहे हैं। कराची वाले ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी कराची, चाहे वो मेरा हल्का हो चाहे वो कोई और हल्का हो, उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मुस्तफा कमाल 5 साल मेयर रहे हैं इस शहर के, उनकी क्या खिदमात थी, क्या बेहतरीन उन्होंने रातों को जाग के उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई है, सफाइयां करवाई हैं, और जो उन्होंने जी आरिफ अलवी साहब का ये हल्का है और वो यहाँ से कॉन्टेस्ट करे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे अफानुल्लाह खान मुकाबला करे हैं PMLN की तरफ से। और पिछले जो इंतखाबात थे उसमें यहाँ से जो टिकट थी वो आरिफ अलवी साहब को ही दी थी, PTI ने, वो जीते थे, मगर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि MQM के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने कुछ जगहों पे वोटिंग में चीटिंग की है। और फिर दोबारा वहाँ पर जब काउंटिंग हुई थी तब MQM ने बॉयकॉट कर दिया था और फिर ये सीट आरिफ अलवी साहब को मिल गई थी। बड़े धरने हुए थे उसके लिए 3 तलवार पे, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि MQM के उस वक्त के जो लीडर थे उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी थी, ठोक देने का कहा था मीडिया को सबको। सो जस्ट टू गिव यू अ रिकैप इस इलाके के बारे में, बिजली का मामला, क्योंकि वादा तो किया था और वादा ही क्या जो वफा हो गया, लेकिन कहाँ तक बिजली के मामले में जीत गई है PMLN? देखिए मेरे ज़ाती ख्याल में जो है वो PMLN जीती भी है बिजली के मामले में और हारी भी है। इस मुल्क में 95% लोग वो हैं जो हैंड टू माउथ हैं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उन्हें सस्ती बिजली चाहिए। मलिक साहब गवाह हैं, मलिक साहब से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की बात की थी कि हम उन पे काम कर रहे हैं, उनसे सस्ती बिजली पैदा होगी। इन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स गिनवाए हैं वो सारे थर्मल हैं जो बहुत महंगी पड़ती है। रन ऑफ द रिवर 5 प्रोजेक्ट्स पंजाब में लगने थे, उनमें से पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ खानपुर नहर पे, वो 1.25 अरब रुपए की उसकी लागत थी और वो टेस्ट रन के दौरान वो सारा प्रोजेक्ट पानी में बह गया। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और आवाम को जो सस्ती बिजली चाहिए उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। दूसरी बात ये है, शायद हो जवाब, अगर चले अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो 8-9 महीने जो है वो खानपुर नहर के 1.25 अरब रुपए की कोई तहकीकात नहीं की कि कैसे डूब गए। कल कोई इदारा उसकी तहकीकात शुरू कर दे तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस पर भी तनकीद करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं गोंदल साहब को बहुत महारत हासिल है बिजली में, तो उनको ये भी पता है कि अगर हम रन ऑफ द रिवर भी लगाएं तो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, बिजली सस्ती नहीं पड़ती। बिजली बहुत महंगी से सस्ती उस वक्त होती है जब उसकी पूरी डिप्रिसिएशन हो जाए, यानी मंगला और तरबेला भी अगर आज आप लगाने जाएंगे तो आपको बिजली महंगी पड़ेगी। और 25 साल का उसका जो लेवलाइज्ड टैरिफ है वो तकरीबन बिजली की कीमत 8.5 रुपए पड़ेगी। आज जो कारखाने लगाए गए हैं LNG के, वो हम 7.5 रुपए की बिजली बना रहे हैं।
आज जो हमने कारखाने लगाए हैं कोयले के, वो 8.5 रुपए की बिजली बना रहे हैं। और अगर हम रन ऑफ द रिवर भी प्रोजेक्ट्स लगाएं, जो हम लगा रहे हैं, दासू लगा रहे हैं जो 4500 मेगावाट पैदा करेगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम भाषा बनाएंगे, 8 मिलियन एकड़ फुट पानी भी स्टोर करेंगे और साथ बिजली भी बनाएंगे और 4400 मेगावाट इजाफी बिजली बनाएंगे। तो हमारे पास तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है हमारे पास, जिसमें LNG के कारखाने हैं, हमारे पास कोयले के कारखाने हैं, हमारे पास पानी के कारखाने हैं, हमारे पास पंचक्की के जरिए बिजली बन रही है, हमारे पास सोलर के जरिए की जो बात मैं पहले ये बात पूरी कर दूं। एक पूरा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हम लेकर आए हैं और तमाम जो कीमतें हैं वो तकरीबन 7 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक की बिजली की बनती है, या 9 रुपए की। ये लेवलाइज्ड टैरिफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसका मुआवजा करें, जिस थर्मल की ये बात कर रहे हैं, यानी जो पहले थर्मल लगते थे, जो फर्नेस ऑयल से चलते थे, तो उनकी एवरेज कीमत 18 रुपए थी और कई प्लांट यहाँ पर ऐसे थे जो 26 रुपए और 28 रुपए का यूनिट बना रहे थे, जो हमने बंद किए हैं, उनको रिप्लेस किया। एक कॉमन मैन ये समझ जाएगा ये बात, क्योंकि उसको तो ये पता है कि मेरा बिल इतना आ रहा है। काम आदमी, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि हमने बिजली की जो नई प्रोडक्शन की है, जिसका लेवलाइज्ड टैरिफ का मतलब है कि इस वक्त तो जो टैरिफ है, आने वाले वक्त में ये टैरिफ गिरता चला जाएगा। तो हमने वो कारखाने लगा दिए हैं जिनसे बिजली की कीमत नीचे आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी कीमत पे बिजली के कारखाने लगाएं, जिस कंज्यूमर की ये बात, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, जो हैंड टू माउथ एंड वेलकम बैक। NA 127 में हम मौजूद हैं। बिजली के ऊपर बात हो रही थी लाहौर शहर में, मगर NA 247 को भी हम साथ कवर करें। जिब्रान नासिर, सब उनको जानते हैं, बड़ी लाउड वॉइस है, ख़ास तौर पे कुछ खसूसी इश्यूज़ पर। वो भी इसी हल्के से कॉन्टेस्ट करें। जिब्रान नासिर साहब से भी पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि कितनी मुमकिन है आपका जीतने का यहाँ से? पहली बात ये कि मैं तो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दूसरे लोग मेरे हल्के में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर खैर पाकिस्तान का जमहूरी हक है, जहाँ जा सके जहाँ करें, लड़े, अच्छी बात है। और मेरा जी पैगाम यही कि मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपने मंशूर पे बात कर रहा हूँ, अपने कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। मेरा मुकाबला अपने आप से, किसी और से नहीं है। मैं तसादुम की सियासत नहीं करना चाहता, लोगों के इशू से बात करना चाहता हूँ। लोगों का जो बुनियादी इशू इस वक्त ये है कि हमारी सियासत जो है वो मसलहत का और खौफ का शिकार है, जहाँ हम झूठ बोलते हैं हमसे। आपको मेरे हल्के का हर एक कायदीन जो है वो क्या कहते हैं बात करते नजर आएगा पानी के मसले की, और सोल्यूशन बताएंगे डिसैलिनेशन प्लांट। ये नहीं बताएंगे कि डिसैलिनेशन प्लांट से जरूरत पूरी होगी नहीं पूरे इलाके की, फिर भी मसला रहेगा। चूंकि हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि मेरे हल्के में डिफेंस है, जहाँ 4000 गज के गार्डन को प्राइवेट टैंकर आके पानी दे देता है, चूंकि उसकी जेब में पैसा है। और मेरे हल्के में हजरत कॉलोनी है, जहाँ एक इंसान कभी कभी अपने 4 बच्चे नहीं ला सकता, जो कि उसकी जेब में पैसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, और इस पब्लिक कमोडिटी को हमने प्राइवेटाइज कर दिया। और टैंकर माफिया की स्मगलिंग जो कि रोज 10 मिलियन गैलन की कराची में हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। हम ये फोन पे बात करेंगे, हम डिसैलिनेशन प्लांट पे बात करेंगे, मगर जहाँ पेट कटता है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, जहाँ उनकी जेब पे हट जाता है कि टैंकर माफिया के बारे में बात करने हो, क्योंकि टैंकर माफिया इनका फंडर भी है, डोनर भी है। कब्जा माफिया के बारे में बात करने के लिए उस पर बात नहीं करेंगे। मेरी हुकूमत की जमीन पे कराची में 80 इलीगल हाइडेंट्स लगे हुए हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? खौफ का शिकार है, मसलहत का शिकार है। तो मसलहत तो खौफ से आजाद सियासत हो, आजाद उम्मीदवार हूँ, तो मेरे हल्के की आवाम, मेरा नवाज शरीफ, मेरा सरदारी और मेरा इमरान खान है। मुझे किसी पार्टी लीडरशिप को नहीं, अपने हल्के की आवाम को जवाब देना है। इनके मसाइल मेरे मसाइल हैं, इनकी मसलहत मेरी मसलहत है। ओके, राइट, थैंक यू। जिब्रान साहब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया। लग ये रहा है कि पानी का पाकिस्तान का मसला बनता चला जा रहा है। जिस हल्के से हम बात करते हैं लोगों से, वो ये एज अपनी टॉप प्रायोरिटी बताते हैं। अगर हम याद करें, पिछले इलेक्शन में लोड शेडिंग था टॉप प्रायोरिटी, बहुत से लोग कहते थे। तो अब आपको कन्विंस किया या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल क्या हम कह सकते हैं कि इस दफ़ा के इलेक्शन में लोड शेडिंग पहला मसला नहीं है? मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि मतलब अब लोगों की तवज्जो जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलने के बाद बदल गई है, और इन 5 सालों में लोगों ने बहरहाल किसी हद तक रिलीफ महसूस किया है। जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि उस वक्त 18 घंटे बिजली जाती थी, तो अब उसका रेशो कम हो गया है।
और लोगों को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जब फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, टेल एंड पे नहर पे जो है वो पानी नहीं पहुंचता, जब शहरों में जो है वो पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, तो ये पहली प्रायोरिटी है जिस सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों की इस वक्त तवज्जो है, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, वो मुल्तान हो, वो पेशावर हो, फैसलाबाद हो, हर जगह जो है वो यही प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल है कि मलिक साहब इस पे बेहतर जो है वो बता सकते हैं कि अगर इनकी हुकूमत दोबारा आती है तो अब इनका पहला फोकस जो है वो पानी का इशू और उसके साथ एनवायरनमेंट का इशू होगा या नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट पानी जो दोनों हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। और ख़ास तौर पर लाहौर पंजाब स्मॉग का इशू भी यहाँ पर आया, तो ये यकीन लगता है कि लोगों की इश्यूज ख़त्म नहीं हुए हैं, तब्दील हो गए। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आज आप देखें कि आज हमने क्या मंशूर पेश किया है और उसकी कॉपी अगर आप ले लें तो आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पानी हमारा सबसे बड़ा मसला है, और उन्होंने वादा किया है, जो मैंने आपके सामने दोहराया है, कि जैसे लोग हमें गैर यकीनी नज़र से देखते थे कि 18 घंटे की कैसे लोड शेडिंग जाएगी, तो हमने ख़त्म की है। बिल्कुल इसी तरह आज हमने वादा किया है कि हम भाषा को 60-70%, 80% तक ले जा चुके होंगे। 5 साल में भाषा बन नहीं सकता, क्योंकि वाटर डैम बनाने में तरबेला मंगला भी जब बने थे तो 8-8, 10-10 साल लग गए थे। तो इसको भी 8 साल 9 साल इसका स्केजुअल है, लेकिन अगर इंशाल्लाह इसको उसी रफ्तार पे चलाया गया जिस तरह दीगर प्लांट्स बने हैं तो हम इसको कुछ जल्दी कर लेंगे। तो हमारी बड़ी ये कमिटमेंट है कि हम इसको 60-70-80% तक मुकम्मल कर चुके होंगे। दासू हम मुकम्मल कर चुके होंगे, दासू में से बिजली आ रही होगी। और पानी की जो एफिशिएंसी है, पानी के मसाइल क्या हैं, हमने 3 मसले पेश किए हैं। हमने कहा कि पानी के स्टोरेज का मसला है, हम हल करेंगे। हमने कहा कि पानी की एफिशिएंसी का मसला है, हम हल करेंगे, और उसके लिए हम पायलट्स कर चुके हैं। आप पंजाब में किसी जगह पे चले जाएं, आपको ये टनल फार्मिंग नज़र आती है, या आपको ऑलिव प्लांटेशंस